टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं? यह प्रश्न मुझे मोर देन 1000 टाइम्स आ चुका है। अब इसके ऊपर वैसे भी मार्केट में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बना देता हूं, पर एक आम वीडियो बनाऊंगा तो वही लगेगा कहीं ना कहीं से उठा लिया है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा खास बना दिया है। कैसे खास बनाया है? इस वीडियो में मैं आपको यह तो बताऊंगा कि कैसे स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करने हैं, पर स्मॉल कैप फंड्स क्यों आपके बास्केट में होने चाहिए, उनका पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, स्मॉल कैप की हमारी इन्वेस्टमेंट्स में टोटल इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब के बारे में भी बात करूंगा। और एंड में जाके हम खुद आपके सामने सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे वो 5 म्यूचुअल फंड्स जिनमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स का बेनिफिट उठाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को डिवाइड किया है 3 बड़े भाग में। पहला भाग ये है कि स्मॉल कैप होता क्या है, स्मॉल कैप यूनिवर्स में क्या अवेलेबिलिटी है। सेकंड, स्मॉल कैप से वेल्थ कैसे ग्रो होती है और पहले स्मॉल कैप ने कैसा परफॉर्म किया पिछले 5 से 6 साल में। और थर्ड भाग में हम लाइव सिलेक्ट करेंगे आप और मैं मिलकर कि कौन से वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप वाले जिनमें आपको अपना निवेश करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका फाइनेंस, बिजनेस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया है फिर से एक अमेजिंग वीडियो, 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में आपके पास हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत का पहला सेक्शन है ये स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या है और इंडिया में स्मॉल कैप की डेफिनेशन क्या है। तो अब आप आपके सामने एक चार्ट देख सकते हैं और आप इस चार्ट में देख सकते हैं एक कंपनी का कंप्लीट लाइफ साइकिल। देखिए जैसे एक पेड़ उगता है वैसे ही एक कंपनी भी उगती है। जब एक पेड़ उगता है तो सबसे पहले उसमें बीज डाला जाता है जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में सीड कैपिटल डाला जाता है। तो स्टार्टअप जो है वो सबसे रिस्की फेज होता है बिजनेस का, क्योंकि अभी वहां पे आइडिया का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ होता, टीम नहीं बनी होती, सिस्टम्स नहीं बने होते, प्रोसेसेस नहीं बने होते। और कुछ लोग जो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो ऐसी कंपनियों में सीड कैपिटल डालते हैं ताकि अब ये पेड़ बड़ा हो सके। ऐसी कंपनीज को आगे जाके कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी उसमें निवेश करते हैं, पर एक आम जनता के लिए ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में कंपनी जो होती है वो स्टार्टअप होती है और उसमें सीड कैपिटल डलता है। उसके बाद वो कंपनी बन जाती है माइक्रो कंपनी। उसके बाद वो कंपनी बन जाती है एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन जाती है। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में क्या होता है कि अब बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कुछ रेवेन्यू आने लग गया है, सिस्टम्स थोड़े बहुत क्रिएट हो गए हैं, प्रोसेसेस क्रिएट हो गए हैं, बिजनेस के पास कस्टमर्स आ चुके हैं, तो अब वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन चुका है और वो या तो किसी कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है या बिजनेस टू बिजनेस में किसी बड़े बिजनेस का सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद कंपनी आती है स्मॉल कैटेगरी में। अब ये वो कैटेगरी होती है जहां पे प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो चुका होता है, मार्केट एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, टीम्स क्रिएट हो चुकी होती हैं, सिस्टम प्रोसेसेस क्रिएट हो चुके होते हैं, पर अभी कंपनी का बड़ा होना बाकी है। तो ये राइट टाइम होता है जहां पे रिस्क अभी भी ज्यादा है बट कंपैरेटिवली पहले वाले स्टेजेस से कम है, क्योंकि अब यहां पे कंपनी की डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इससे पहले वाले स्टेजेस में अभी भी कंपनी की डेथ की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये वो टाइम है जब आप ऑप्टिमल रिस्क पे हाईएस्ट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करते हो। इसीलिए आप स्मॉल कैप कंपनीज में जब निवेश करेंगे तो आपकी वेल्थ तेजी से ग्रो कर सकती है। स्मॉल कैप के बाद वो बन जाती है मिड कैप और मिड कैप के बाद वो बन जाती है लार्ज कैप, यानी कि अब तो वो बिजनेस को सब लोग जानते हैं, सब समझ चुके हैं और वो प्रॉफिट्स भी तेजी से नहीं ग्रो कर रही है। स्मॉल कैप कंपनीज में कभी-कभी प्रॉफिट साल में 2-2, 3-3 गुना भी ग्रो हो जाता है, पर बड़ी कंपनीज में साल में प्रॉफिट 10, 20, 30% से ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप यूनिवर्स में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वहां पे मल्टी बैगर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनीज को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देश की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। तो पहली देश की 100 कंपनियां जो हैं उनको लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी कहा जाता है। आप जानते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों मिला के देश की टॉप 100 कंपनीज हैं, वो सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसके बाद जो अगली 150 कंपनीज हैं वो बन जाती हैं मिड कैप कंपनीज, यानी कि मीडियम कैपिटलाइजेशन। और उन 250 के नीचे जो भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। आज करीबन ऐसी 4800 कंपनीज हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। पर अब इतने बड़े यूनिवर्स में से सिलेक्ट कैसे करें, इसलिए कुछ क्राइटेरियाज रखे जाते हैं। लोग जनरली ये देखते हैं कि स्मॉल कैप में भी 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो, तो ऐसी भारत में सिर्फ 800 कंपनीज हैं जो 2000 करोड़ से ज्यादा है स्मॉल कैप स्पेस में। उसमें भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। ऐसी कुल मिला के सिर्फ 400 कंपनीज हैं और प्रॉफिट में 20% की सालाना ग्रोथ मिनिमम होनी चाहिए। ऐसी कुल मिला के सिर्फ 200 कंपनीज निकल के आती हैं। तो जनरली जब आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ थीसिस अपने माइंड में रखते हैं, तो ये वन ऑफ द थीसिस है जिससे आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ट में देखें तो ऐसी कंपनी जो 2000 करोड़ से ज्यादा है और जो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है वो जून 2020 में सिर्फ 220 कंपनीज थी, आज वो 788 कंपनीज हो गई हैं, यानी कि पिछले 4 साल में ये नंबर करीबन 4 गुना हो गया है। दोस्तों एक बात
समझिए कि भारत की टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो हर सेक्टर को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई नई कंपनीज भी हैं और कई नई सेक्टर्स भी हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं, जिसका अभी मार्केट बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो ये टेबल पे आपको सेम एग्जांपल मिलता है। आप केमिकल्स में देखें तो 2 ही लार्ज कैप कंपनीज हैं जो केमिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, और ऐसी 65 स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो केमिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि अगर आप स्मॉल कैप यूनिवर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप केमिकल वाले सेक्शन में या केमिकल वाले सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं, और उसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन बेटर हो सकता है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो 1:32 है, लॉजिस्टिक्स में आप देखें तो 1:18 है, और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लार्ज कैप कंपनीज हैं ही नहीं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी में एक भी कंपनी, कोई भी होटल जो है वो टॉप 100 कंपनीज में नहीं आता, यानी कि अभी भी इसमें ग्रोथ स्पेस बहुत है। पर स्मॉल कैप में 21 ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, तो ये स्मॉल कैप कल को जाके लार्ज कैप बन सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी भी कोई कंपनी नहीं है जो लार्ज कैप में है, 18 ऐसी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में है, और इलेक्ट्रिकल्स में भी यही हाल है, इलेक्ट्रिकल्स में 15 ऐसी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में है। अगर आप सेगमेंट्स देखें तो इंडिया के लार्जेस्ट एसी कंपोनेंट प्लेयर जो हैं वो लार्ज कैप कंपनी नहीं है, वो अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। तो सोचिए कितना बड़ा स्पेस है अभी भी ग्रोथ होने का। ऐसे लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजर, ऐसे लार्जेस्ट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चेन, लार्जेस्ट ब्रांडेड लगेज मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी टाइप ऑफ लार्जेस्ट कंपनीज जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी भी स्मॉल कैप हैं, इनमें ग्रोथ के पोटेंशियल होने बाकी हैं। इनमें से अगर कोई कंपनी आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिख देना। अब पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 2 से 3 गुना जो कंपनीज हुई हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 to 3 टाइम्स हुई है, ऐसी 37 लार्ज कैप कंपनीज हैं और 40 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। पर यही आप 3 टाइम्स से 5 टाइम्स देखें, यानी कि ग्रोथ बढ़ गई है, तो ऐसी सिर्फ 26 लार्ज कैप कंपनीज हैं, बट 64 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिसने पिछले 5 साल में 3 गुना से 5 गुने का रिटर्न दिया है, और 5 गुने से ज्यादा का रिटर्न जो दिया है ऐसी सिर्फ 6 लार्ज कैप कंपनीज हैं और 60 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो यानी कि ग्रोथ का पोटेंशियल इस चार्ट से पता चलता है कि हाईएस्ट जो है वो स्मॉल कैप में ही है। अब आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, इसमें 2014 से 2024 पिछले 10 साल में अगर हम 250 स्मॉल कैप कंपनीज उस दिन की देखें 2014 की, तो सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो लार्ज कैप बनी है, पर उनका रिटर्न्स पिछले 10 साल में 43 टाइम्स है। 43 ऐसी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनी है और उनका एवरेज रिटर्न 16 टाइम्स है, और 112 कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी स्मॉल कैप की स्मॉल कैप है, बट फिर भी उनका रिटर्न 5 गुना से ज्यादा है। तो अगेन बार बार ये प्रूव हो रहा है कि स्मॉल कैप आपके बास्केट में होना चाहिए, पर ये 10 साल की अवधि है, यानी लंबे समय के लिए आपके बास्केट में होना चाहिए। अगर आप ये चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में निफ्टी 100, यानी निफ्टी 100 बोले तो लार्ज कैप कंपनीज ऑफ इंडिया, उसने 14.7% का CAGR दिया है। यानी अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए डाला होता तो आज वो 3.9 लाख होता। वहीं जो स्मॉल कैप है उसने 19.2% का CAGR दिया है, यानी अगर आपने 1 लाख डाला होता तो आज वो करीबन 5,30,000 रुपए होता। मुझे काफी दोस्त ये बात बोलते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी ओवर वैल्यू हो गई है, तो हमें दोस्तों की नहीं सुननी है, डेटा की सुननी है। तो आइए डेटा देखते हैं क्या बोलता है। डेटा में अगर आप देखें तो निफ्टी लार्ज कैप 100 जो है उसका प्राइस टू अर्निंग्स 20.8 टाइम्स है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप जो है उसका 25.6 टाइम्स है, और अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखें तो उसका 18.3 टाइम्स है, यानी कि आज भी सबसे कम प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो स्मॉल कैप 100 का है। वही अगर आप स्मॉल कैप 250 को भी देख लें, यानी बड़ा यूनिवर्स भी देख ले, तो भी सिर्फ 19.6 टाइम्स का ही है। तो यानी कि अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज अपने प्राइस टू अर्निंग बेसिस के ऊपर अंडर वैल्यूड है, राइट प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही हैं। तो दोस्तों अब तीनों भाग समझ आ गए हैं। सबसे पहले समझ आ गया कि स्मॉल कैप होता क्या है, सेकंड स्मॉल कैप में निवेश क्यों करना है, क्या रिटर्न्स बने हैं। अब हम तीसरे सेक्शन में आपको लाइव लेके चलते हैं कि कैसे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड राइटली सिलेक्ट कर सके। आपके साथ बैठ के सिलेक्ट करूंगा ताकि आप भी समझें आगे से कैसे सिलेक्ट करना है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस पे निर्भर ना करें, अपना डिसीजन खुद ले सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टिकट टेप यूज करता हूं, तो वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक अच्छा प्रो प्लेटफॉर्म है, इसको यूज कर रहा हूं। सीक्रेट स्क्रीनर पे जाते हैं, स्क्रीनर में म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जाते हैं। तो स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जाएंगे और सबसे पहले हम यहां पे इक्विटी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहां पे स्मॉल कैप फंड। अब जब हम स्मॉल कैप फंड करेंगे तो स्मॉल कैप फंड में फिर हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। देखिए क्या क्या फिल्टर्स हमारे होने चाहिए। हमारा सबसे पहला फिल्टर CAGR ऑफ 3 इयर्स के अलावा CAGR ऑफ 5 इयर्स भी होना चाहिए और CAGR ऑफ 10 इयर्स भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ रोलिंग रिटर्न्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो टीम में सहवाग नहीं द्रविड़ जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि सहवाग कभी कभी बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं पर द्रविड़ जो है वो हर बार
हमेशा बेटर परफॉर्म करता है और जीरो पे आउट होने के चांसेस ग्रेविड के कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आइए उसके बाद रिस्क के एंगल से देखते हैं। तो रिस्क में हम एक चीज जो मेजरली देखेंगे वो देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है। ये उन लोगों के लिए दोस्तों मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि एक म्यूचुअल फंड मैक्सिमम एक बार में कितना गिरा था, मैक्सिमम कितना गिरा था, ये उन लोगों के लिए है जो कभी कभी कहते हैं सर हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं देख सकते। तो यहां पे हम इसको फिल्टर करेंगे। और लास्ट में रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो होता है वो होता है शार्प्स रेशियो। तो शार्प्स रेशियो को हम जरूर ट्रैक करेंगे कि शार्प्स रेशियो के हिसाब से कैसे ये हमारे को परफॉर्मेंस मिली है। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो हम ट्रैक करेंगे। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 29 रिजल्ट्स आए हैं। तो इन 29 रिजल्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और इसको हम ओपन करेंगे अपनी एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों अब ये शीट आपके सामने आ गई है। हमने AUM, 3 इयर्स रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, 5 इयर्स रिटर्न, 10 इयर्स रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, शार्प्स रेशियो, इनके बेसिस पे सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मैं एक और रेशियो निकालता हूं जो जनरली और कोई नहीं निकालता है, वो है कि रोलिंग रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो एक्सपेंस दे रहा हूं, रेशियो दे रहा हूं, यानी मैं जो फंड मैनेजर को दे रहा हूं उसके बेसिस पे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो मैं 35.59 को इस केस में जैसे 0.68 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वो मेरे लिए नंबर आएगा। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। तो अब ये नंबर भी आ गया, मेरे पास सारे रेशियोज आ चुके हैं। ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे जिसने एटलीस्ट 3 साल ना परफॉर्म किया हो, यानी कि 3 साल से कम अवधि के फंड्स में हम अपना पैसा नहीं डालेंगे। तो ये जो CAGR 3 इयर्स है उसमें हम सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैंक्स हैं ये सिलेक्ट हो गए, ये सारे फंड्स हम डिलीट कर देंगे। तो इन सारे फंड्स को हम यहां से आउट कर देंगे। तो ये अब आउट हो गए, ठीक है, ग्रेट। तो पहले हमारा लेवल क्लियर हो गया, लेवल 1, जिसपे हमने उन फंड्स को निकाल दिया है जिन फंड्स ने मिनिमम 3 साल से कम रखा है, अपना 3 साल से कम अवधि रही है। अब रह जाते हैं हमारे पास 23 फंड्स, यानी कि 6 ऐसे फंड्स थे जो बाहर हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे इसको एडजस्ट कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो ये सारे नाम हमारे सामने आते हैं। मैं पहले 15 नाम रखूंगा और उसके बाद के जो नाम है सारे वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारी अगली डिलीटिंग हो गई। हमने ये सारे डिलीट कर दिए जिन्होंने टॉप 15 में नहीं है एज पर रोलिंग रिटर्न्स। ठीक है, अब अगला जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, ठीक है, और दूसरा है शार्प्स रेशियो का। शार्प्स रेशियो दोस्तों क्या बताता है कि पर यूनिट रिस्क पे आपने कितना रिटर्न बनाया है। तो अब यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन किसने दिया है। तो ड्रॉडाउन को हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डालेंगे। ये आप फंड्स देख सकते हैं जो फंड्स ने करीबन 50% के आसपास का ड्रॉडाउन रेशियो दिया है। तो ड्रॉडाउन रेशियो जितना ज्यादा होता है रिस्क उतना बढ़ जाता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जिन 5 फंड्स ने सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन दिया है उन 5 को हम बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, तो ये जी 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हमने बाय बाय बोल दिया। अब हमारे पास बचे 10 फंड्स। ठीक है, अब हमारे पास बचे 10 फंड्स। अब 10 फंड्स में हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे एडजस्ट करके अब हम सब एक ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स टू TER। तो अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, यानी कि मैंने कितना खर्चा किया, मुझे कितना रिटर्न आया, उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 ये 5 फंड बचते हैं जिन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है। इनके रोलिंग रिटर्न्स भी ठीक हैं, इनके ड्रॉडाउन्स भी कम हैं, शार्प्स रेशियो सबके बहुत अच्छे हैं। तो इन फंड्स के अलावा जो बाकी सारे फंड्स हैं मैं उनको कर दूंगा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों ये आपका यूनिवर्स क्रिएट हो गया है आपके सामने। 5 ऐसे फंड जिन्होंने मिनिमम 3 साल मार्केट में निकाले हैं, दूसरा जिनका रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छा है, तीसरा जिनका ड्रॉडाउन कम रहा है, शार्प्स रेशियो अच्छा है, और पर यूनिट जो आप पैसा दे रहे हैं फंड मैनेजर को उसमें सबसे ज्यादा ROI उसने दिए है। ऐसे 5 फंड्स हैं। सबसे पहला फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM जो है वो करीबन 10,000 करोड़ का है और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे पिछले 3 साल में इसने 32% का रिटर्न दिया है और इसका शार्प्स रेशियो भी बहुत स्ट्रांग है 1.76 पे। पिछले 5 साल में इसने कंपाउंडेड 35% का रिटर्न दिया है। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी एक 10,000 करोड़ का फंड है। इसने भी जो है 34.2% का रोलिंग रिटर्न दिया है और बहुत अच्छा इसका शार्प्स रेशियो, सबसे अच्छा शार्प्स रेशियो बंधन का ही है जिसे 2.26, यानी रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे सबसे अच्छा रिटर्न जो है बंधन स्मॉल कैप ने दिया। तीसरा है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, जो भी करीबन 5,000 करोड़ का फंड है और उसने भी 30% से ऊपर के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। चौथा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने 31% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं और ऑलमोस्ट 2 का शार्प्स रेशियो है। और 5वां है ITI स्मॉल कैप फंड, जिसने करीबन
28.29% का रोलिंग रिटर्न दिया है। दोस्तों ये फंड सिलेक्शन के बाद एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि फंड सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं करते, कुछ अपने भी फैक्टर्स लगाते हैं। अब हो सकता है आप कहें कि सर मैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन से नहीं डरता, मैं ज्यादा ड्रॉडाउन के लिए भी ओके हूं, पर मुझे सबसे ज्यादा रोलिंग रिटर्न्स टू टोटल एक्सपेंस रेशियो चाहिए। तो आप अगर अपनी थीसिस बनाइए, इन्वेस्टमेंट्स रैंडम नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स थीसिस के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये 5 म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपने लिए एक स्मॉल कैप का जबरदस्त बैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगती है वो जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी जरूर दबाना, लाइक बता देना भाई, तभी बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस क्रिएट करने में, ऐसी प्रेजेंटेशंस बना के उसको आप तक लेके आने में। और उसके अलावा और कौन से मैटर पे वीडियो बनाऊं वो जरूर बताना, शेयर जरूर करना उस दोस्त के साथ जो बार बार आपको फोन करके तंग करता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।